हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम क्लास 10th की हिंदी की बुक कृतिका से चैप्टर नंबर 3 की पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका कौन है? मधु काकरिया, राइट। तो यहाँ पर वो कहती हैं, आगे लिखती हैं, चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। किसे देखती जा रही थी? यानी कि जब वो ऊपर की ओर जा रही थी तो नीचे के जो दृश्य थे, जो परिदृश्य थे, उसमें बादलों की एक मोटी चादर चढ़ी हुई थी। एक बादलों की एक मोटी परत वहाँ लग रही थी और सब कुछ बादलमय हो रखा था। तो इसी को वो कह रही हैं कि चित्र लिखित सी में एक पिक्चर की तरह वो माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी, बहुत अट्रैक्ट हो रही थी। वो फिर आगे कहती हैं, प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। यहाँ पर वो कह रही हैं सयानी, उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब होता है चतुर। तो वो सोचती, कहती हैं कि जैसे मानो जो नेचर है, जो प्रकृति है, मुझे चतुर बनाने के लिए जीवन के जितने रहस्य हैं उसका उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। ठीक है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, यानी जो बादल में जो परिदृश्य था वो थोड़ी थोड़ी छटने लगी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। ठीक है। अब वो क्या कह रही हैं कि वहाँ पहाड़ नहीं बल्कि दो विपरीत दिशाओं से आते हुए जो पहाड़ की छाया थे, जो शैडो थी वो थी, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। राइट। नज़रों के छोर तक, यानी जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। दुर्लभ नज़ारे उन्होंने क्यों कहा यहाँ पर? क्योंकि वो नज़ारे बहुत ही रेयर हो थे, यानी ऐसे नज़ारे उन्होंने नहीं देखे थे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। फिर उनकी नज़र एक जगह जाती है जहाँ पर लिखा हुआ था थिंक ग्रीन। आगे वो लिखती हैं कि आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम 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 हवा में हिलोरे लेते प्रियोता और रोडोडेंड्रो के फूल। ओके, तो ये फूलों के नाम हैं यहाँ। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवेती चैरवेती। चैरवेती चैरवेती का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखा है चलते रहो चलते रहो। राइट। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। यहाँ पर वो कहना चाहती हैं कि कितनी सोचने वाली बात है, कितनी हैरत की बात है कि एक पल पल में जो ब्रह्मांड है इसमें कितना कुछ इंसिडेंट हो रहा है, कितना कुछ घटित हो रहा है। सतत प्रवाहमान झरने, यानी लगातार बहते रहने वाले झरने हैं, और वेग से बहती हुई जो तिस्ता नदी है, सामने उठती जो धुंध है, जो बादल में जो बादल वहाँ पर आ रहे थे वो धुंध, ऊपर मंडराते जो आवारा बादल थे, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते जो फूल थे जिनका नाम प्रियुता और रोडोडेंड्रो था, वो सब थे। और सभी अपने ही प्रवाह में बहते हुए मानो कह रहे हो चलते रहो चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में, यानी लगातार चलने वाली जो टाइम है उसमें लेखिका कहती हैं कि हमारा वजूद क्या है? एक तिनके सा है जो बहता ही चला जा रहा है। ठीक है। आगे वो लिखती हैं, पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य, यानी कि चलते रहने वाली खूबसूरती, यही जीवन का आनंद है, यही ज़िंदगी की खुशी है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। वो इस परिदृश्य को देखकर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो खुद ईश्वर के नज़दीक है। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वो अभी सोच ही रही थी, उनके होठों पर वो प्रार्थना आ ही रही थी कि वो फिर क्या होता है कि वो वहाँ से
उनका जो अटेंशन था वो टूट जाता है। ठीक है, वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। फिर क्या हुआ था, क्यों टूट गया था, वो आगे लिखती हैं। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रील अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना यानी डांसर के नुपुर अचानक टूट गए हों। यहाँ पर वो किससे कंपेयर कर रही हैं खुद को, यानी डांसर के नुपुर का मतलब होता है घुंघरू। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि जैसे वो बहुत ही मंत्रमुग्ध थी, वो खो गई थी उस परिदृश्य में, और वो इसी सिचुएशन में वो आगे दूर तक निकल गई थी, थोड़ी दूर तक निकल गई थी कि अचानक उनके पाँव पर ब्रेक सी लगी। और उसको कंपेयर कर रही है कि जिस तरह से एक डांसर होती है, वो बिना कुछ सोचे खुद में ही मग्न होकर डांस करती है, नृत्य करती है, और अचानक अगर उसके घुंघरू टूट जाए तो वो उसके पैर में क्या होता है, एक ब्रेक लग जाती है। ठीक उसी तरह से जो लेखिका हैं उनके साथ ऐसा हुआ। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। फिर उनकी नज़र कहाँ गई, किसे देखकर उनके पैर रुक गए थे, वहाँ पर कुछ पहाड़ी औरतें थी जो पत्थर तोड़ रही थी। उन्हीं को देखकर उनकी जो नज़र थी, उनके जो पैर थे वो रुक गए थे। गूंथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, यानी वो औरतें क्या कर रही थी, पत्थर तोड़ रही थी हाथों में कुदाल और हथौड़े लेकर। फिर आगे वो लिखती हैं, कईयों की पीठ पर बंधी डोको मतलब बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। फिर वो आगे लिखती हैं, इतनी स्वर्गीय सौंदर्य यानी जन्नत भरी जो खूबसूरती है, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और ज़िंदा रहने की ये जंग। तो वो जो पहाड़ी औरतें पत्थर क्यों तोड़ रही थीं, क्योंकि वो उससे कुछ पैसे कमा सके और अपनी ज़िंदगी चला सके, राइट। इसीलिए वहाँ पर यहाँ पर जो लेखिका है वो कह रही हैं कि इतने खूबसूरत जो सौंदर्य जो परिदृश्य है, जो जन्नत भरा जो खूबसूरती है, नदी है, वहाँ फूल है, वादी है, झरने हैं, सब कुछ है, और इसी बीच उन्हें भूख, मौत, दैन्य और ज़िंदा रहने की ये जंग देखने को मिली। ठीक है, आगे वो लिखती हैं, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, यानी कि जो वहाँ पर लेडीज़ थीं, जो औरतें थीं, वो किसी के बच्चे उनके साथ थे, तो वो एक तरह से माँ भी थीं और काम करने की उनमें हुनर भी थी। ठीक है, और सोच भी थी कि उन्हें काम करना है। ठीक है, तो मातृत्व और श्रम साधना दोनों साथ साथ थी। फिर वो आगे कहती हैं, वहीं पर खड़े BRO यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, हिम शिखर मतलब जो माउंटेन होते हैं, उनकी जो शिखर होती है, ये चोटी जो होती है, वो हिम से ही भरी होती है, यानी बर्फ़ से भरी होती है, तो उसे कहते हैं हिम शिखर। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला, यानी अचानक लेखिका के मुंह से ये निकला। वह संजीदा हो गया, मतलब कि वो कुछ गमगीन हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना, बहुत डिफ़िकल्ट काम है ये। उसने कहा, पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़ी की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। ये कौन कह रहे हैं? ठीक है, ये कह रहे हैं जो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO जो थे, उनके एक कर्मचारी कह रहे हैं, राइट। तो वो बता रहे कि कितना मुश्किल पहाड़ों पर होता है रास्ता बनाना। ठीक है, और फिर वो आगे कहते हैं, और तभी मुझे ध्यान आया, फिर लेखिका आगे कहती हैं, और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दिस रोड्स। यहाँ इसका मतलब हुआ, आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। फिर वो आगे लिखती हैं,
एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, यानी उनकी जो सोच थी वो अचानक बदली। मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। वो एक बार जब लेखिका पलामू और गुमला के जंगल देखने गई थी तब की वो बात बताती है कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव और किसके आदिवासी युवतियों के, और लेखिका ने उन्हें कहाँ देखा था? पलामू और गुमला के जंगलों में। फिर वो कहती हैं कि पीठ पर उनके बच्चे भी थे जो कपड़े से बंधे हुए थे और वो पत्तों की तलाश में जंगल जंगल जाती थी वो आदिवासी युवतियाँ। और आदिवासी युवतियों के जो फूले हुए पाँव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे। ठाटे का मतलब क्या होता है? ठाटे का मतलब होता है हाथ में पड़ने वाली गांठें या निशान। राइट। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव यातना वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। फिर लेखिका आगे कहती हैं, ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, यानी कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थीं कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। फिर उसके बाद वो लिखती हैं कि हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयरपिन बेंट लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयरपिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। फिर वो क्या देखती हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल से लौट रहे थे और उनसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है। फिर वो इस बात पर पूछती हैं कि क्या स्कूली बस नहीं है? तो मनी के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। तो क्या स्कूली बस नहीं, ये किसने पूछा था? मनी। मनी कौन है? सही यात्री, यानी साथ में चलने वाली जो यात्री थी लेखिका की, वो। तो वो कहती हैं, क्या स्कूली बस नहीं? मनी के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम ये मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा। वर्बीला मतलब बढ़े हुए पेट वाला। ठीक है। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, ये मैदानी इलाका नहीं है जहाँ पर बस चलती हो। ठीक है। यहाँ जीवन बहुत कठोर है। यहाँ तराई में, घाटी में एक ही स्कूल है जहाँ पर दूर दूर से बच्चे उस स्कूल में जाते हैं और सिर्फ वो पढ़ते नहीं है बल्कि अपना सारा घर का काम अपनी माँ के साथ मिलकर वो करते हैं। ठीक है। फिर वो आगे लिखती हैं, खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है। ठीक है। जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे थे। तो जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे तो जो रास्ते थे वो और भी ज़्यादा नैरो होते जा रहे थे, संकरे होते जा रहे थे, चौड़े नहीं बल्कि और पतले होते जा रहे थे। तो वो कहती हैं कि जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर सिर्फ एक जीप के इतना ही चौड़ा बनाया गया है। इतना संकरा था वो कि अगर ज़रा सा भी अगर बैलेंस अगर बिगड़ता है तो वो जीप जो है सीधे घाटियों में गिर जाएगी। इन रास्तों पर जगह जगह चेतावनियाँ भी लिखी हुई थी जिस पर सामने लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है।
फिर वो लिखती हैं थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। काले काले ढेर सारी याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, एक चेतावनी, क्या लिखा हुआ था कि वी केयर, हम लोग परवाह करते हैं, मैन ईटर अराउंड यानी इंसानों को खाने वाले पास ही में, ठीक है। लेकिन वो क्या कहती हैं कि वहाँ पर नरभक्षी जानवर तो नहीं मिले हमें, लेकिन दूध देने वाले याक दिखे, काले काले और बहुत सारे, ढेर सारे याक दिखे। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। आपने देखा होगा याक जिसके ब्लैक होते हैं, कलर के होते हैं और उनके बाल बहुत बड़े बड़े से होते हैं, राइट। अब वो आगे लिखती हैं, सूरज ढलने लगा था, हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहने यानी सिक्किम परिधान, यानी सिक्किम में एक परिधान, एक पोशाक होती है जिसे बोकू कहा जाता है, चाय की वो पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग के बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य है था, ठीक है। तो वो क्या देखती हैं कि चाय के बागान में युवती क्या कर रही थी, बहुत सारी युवतियाँ चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी, लेकिन उनमें से एक युवती जो थी वो लाल रंग की बोकू पहन रखी थी। तो उन्होंने उसे देखकर बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो गई, मंत्रमुग्ध सी हो गई। उन्हें लगा कि हरियाली के बीच में जो चटक लाल रंग है ये ऐसा लग रहा है जैसे कि डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा हो। इतना देख करके ही वो चीख पड़ी कि इतना अधिक सौंदर्य यानी इतनी ज़्यादा खूबसूरती मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर है, ठीक है। फिर वो आगे लिखती है, युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था, ओके। तो युमथांग तो वो अभी पहुंची नहीं थी, उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी उनको लायुंग में पड़ाव लेना था, यानी वहाँ रुकना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही से शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। तो वो कहाँ रुकी थी, तिस्ता नदी के तीर पर बसे एक लकड़ी का एक छोटा सा घर था, वहाँ पर वो लोग रुके थे। फिर मुँह हाथ धोकर वो तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम मतलब कि धीमी हल्की हल्की हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी, यानी चारों ओर बहुत ही ज़्यादा शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की झुनाहट सी आंखें अनायास भर आई, यानी लेखिका की जो आंखें थी वो आंसुओं से भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बौद्धि सत्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। तो यहाँ पर वो क्या लिखती हैं कि जो हमारी पीढ़ी है उन्होंने प्रकृति की इस सौंदर्य से खिलवाड़ करके अपराध किया है। यानी कि बहुत जगह ऐसे है कि प्रकृति की सौंदर्य ऐसी थी जैसे कि वो अपनी और अट्रैक्ट कर रही हो, लेकिन मानव ने क्या किया, उसे बर्बाद किया, ठीक है। तो खिलवाड़ किया और वहाँ पर उस इन्वायरमेंट को ख़राब कर दिया। तो ऐसा अपराध किया मानव ने। तो वही कह रही हैं कि हमारी पीढ़ी जो है वो प्रकृति की इस लय ताल और गति के साथ खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। अब लेखिका के लिए हिमालय एक कविता ही नहीं बल्कि दर्शन बन गया था, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। थैंक यू।